चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, है ना। ठीक है, आपने समीकरण 9th और 8th में पढ़े होंगे गणित में। समीकरण क्या होते हैं? समीकरण क्या होते हैं? जिनमें दो पक्ष होते हैं, ठीक है, बराबर के एक इस साइड और बराबर के एक दूसरी साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा समीकरण। ए प्लस बी, क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बराबर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बराबर लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया सी, क्या ये समीकरण है? ठीक है, ये समीकरण है। ठीक, अगर मैं ए और बी की जगह और सी की जगह कोई सा भी केमिकल या फिर तत्व या यौगिक रख दूं, तो क्या ये जो समीकरण है वो रसायन विज्ञान से रिलेट हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा? हाँ बोलो। हाँ, हो जाएगा। हाँ, कंप्यूटर जी बन गया। हाँ ठीक है, और आईडी सर? आईडी भाई, अच्छा वही वाली? बीबी भाई। ठीक है सर, तो फिर लॉगिन हो जाएगा ये। कब है? अभी हाल में कर देता हूँ आके। मोबाइल छोड़ना अब हाँ सर, चलो कल। हाँ ठीक है। हाँ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये एक समीकरण है। इसमें अगर हम कुछ रसायन के अवयव डाल देते हैं तो ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O। H2 क्या है यहाँ पर? A, O क्या है? B, और प्रोडक्ट क्या है? C, H2O। अभी मैंने आपको समीकरण बताया है कि इसका उपयोग सब रसायन शास्त्र में कैसे होता है। ठीक है, तो ये समीकरण आ गया आपकी समझ में। अब यहां से हम कुछ चीजें देखेंगे कि मान लीजिए एक अभिक्रिया हो रही है। पहली, एक मैग्नीशियम रिबन होता है, एक बत्ती टाइप की। आपने कभी वो दीपावली पे वो ऐसी होती है ना, वो चिटपिटी सी, उसको या वो फुलझड़ी होती है, उसमें आग लगा देते हैं तो वो स्पार्क के साथ जलती है ना। तो वो एक रिएक्शन होती है। ठीक उसी तरह अगर अपन मैग्नीशियम रिबन में आग लगाएंगे तो वो फुलझड़ी की तरह जलती है और वो जल के बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक, तो मुझे उस अभिक्रिया को कहने में या फिर करने में काफी समय लगा। मुझे लगभग 1 से 1.5 मिनट लगे होंगे। मैंने बोला हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसमें माचिस से आग लगाई, तो उसके जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को हम लोग एक बर्तन में या छोटे से पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। इतना कुछ बोलने में मुझे बहुत टाइम लगा और फिर करने में इससे ज्यादा टाइम लगेगा। पर हम ये जो समीकरण होते हैं, समीकरण के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। इतनी बड़ी अभिक्रिया को मैंने इतने छोटे से रूप में लिख दिया कि मान लीजिए हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसमें आग लगाई, तो आग लगने के कारण हमारे चारों ओर ऑक्सीजन उपस्थित होती है। उस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ने अभिक्रिया की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इतना कुछ बोलने की जगह मैंने सीधा सा एक छोटे से समीकरण में लिख दिया। ये हो गया समीकरण। ठीक, अब मुझे एक चीज और व्यक्त करनी थी बीच में। ये तो हो गया कौन सा? रासायनिक समीकरण। ठीक, अगर मैं मान लीजिए हमको ये संकेत पता नहीं है कि मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O। आपने सिर्फ मुझसे सुना था कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मान लीजिए मैंने आपको बोला था, तो आप तो ऐसे लिखेंगे, आपको नहीं आता था ये सब, तो आपने लिखा, सर ने बोला था मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये समीकरण है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ये समीकरण है? समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें दो पद हैं, बीच में बराबर लगा हुआ है, पर इसमें चूंकि संकेत नहीं है Mg और O, तो इसमें क्या है, शब्द उपयोग हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। ठीक है, और इसको लिखने में ज्यादा टाइम लगा या इसको लिखने में ज्यादा टाइम लगा? नीचे वाले को। ठीक है, तो मतलब जो अभिक्रिया थी उसका संक्षिप्त रूप था शब्द समीकरण, और शब्द समीकरण का भी संक्षिप्त रूप था ये रासायनिक या सूत्र समीकरण। ठीक है, सूत्र समीकरण। तो अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि आप शब्द समीकरण लिखिए इस अभिक्रिया का, तो शब्द समीकरण लिख लोगे। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि सूत्र समीकरण या रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप रासायनिक समीकरण लिख लोगे। सबको दो चीजें समझ में आ गई, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। ये तो अभी मैंने आपको शब्द समीकरण बता दिया और रासायनिक समीकरण बता दिया, पर अभी तक ये नहीं बताया कि एक आदर्श रासायनिक समीकरण कैसा होता है और उसको लिखते कैसे हैं। उसको मैं बताता हूं अगले स्टेप में। ठीक है, अभी तक समीकरण था, अब इसमें एक चीज जोड़ते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, मैं उदाहरण लूंगा। आपने एक चीज देखी होगी, सब लोगों के पास ज्यादातर लोहे के बर्तन होंगे या वाहन होंगे या किसी भी तरीके से घर में भी लोहे का उपयोग किया जाता है। आप इधर भी देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं जंग लगी हुई जरूर दिख जाती है। तो ये जो खिड़की है, तो ये किस धातु की है? लोहे की है ना। लोहे को किस संकेत से व्यक्त करते हैं? जेड तो जिंक होता है, लोहे के को करते हैं Fe से। Fe मीन्स आयरन। Fe मान लीजिए ये हमने पहला समीकरण हम लिखने जा रहे हैं। अब इस समीकरण को लिख लेते हैं थोड़ा और ऊपर। Fe प्लस H2O, ये लगा तीर का निशान। देखिए प्रत्येक समीकरण में ना हर एक संकेत का मतलब होता है। इस तीर का मतलब क्या है? तीर कोई सा भी दिशा व्यक्त करता है ना। इस तीर का मतलब हुआ कि ये जो अभिक्रिया है इसकी दिशा इस ओर है, कि इन चीजों के मिलने से ये चीज बन रही है, उत्पाद। ठीक है ना। तो Fe प्लस H2O, इससे बनेगा Fe3O4 प्लस H2O। H2O है, H2 है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया ऊपर। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था दूसरे स्टेप में? पहला स्टेप यहीं से करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, 6 7 8 नहीं बनाएंगे। सबसे पहले अगर हमको संतुलित करना है समीकरण, अगर आपको संतुलित करने के लिए आए 4 नंबर में अगर आए, तो ऐसा कीजिएगा, जो जो ये यौगिक हैं उनको डिब्बों में कैद कर लो ऐसे। ठीक, ये क्या है, प्रोसेस है किताब के अनुसार। वैसे तो 1 मिनट में सीधा कर दो, पर नहीं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा स्टेप लेंगे, इन डिब्बों के अंदर हमें गिनना है कि सबसे बड़ा तत्व कौन सा है। इनमें कौन सा है? ऑक्सीजन के 4 अणु, 4 परमाणु। तो सबसे पहले उसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो Fe ऐसा ही लिखा रहेगा, प्लस इसको डिब्बों में ही रखो। यहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए 4, तो 4 कब हो जाएंगे? मैं अगर इसके आगे 4 लगा दूं तो हो जाएंगे 4H2
O, इसको भी डिब्बे में रखो। इसके बाद तीर का निशान लगा हुआ है, यहां पर Fe3O4 प्लस H2, ये जहां की तहां लिखेंगे। ये बन गया समीकरण 2, डिब्बा बंद। ठीक है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आपको संतुलित करने होंगे, मैं भी एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा फास्ट स्पीड में। ठीक है, जल्दी जल्दी करना। अगला क्या है, 4 हो गया ऑक्सीजन। अब हमको चाहिए आयरन के 6 अणु। ठीक है, आयरन के आगे लगा दो 3Fe, लग गया। ये हो गया संतुलित। इसको डिब्बे में बंद करो जल्दी। उसके बाद अब हाँ, अगली प्रोसेस अगले में करेंगे स्टेप में। ठीक है, 4H2O ऐसे ही रहने दो, Fe3O4 प्लस H2। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, तीसरा बन गया समीकरण। चौथा, अब क्या बचा है, आयरन हो गया, Fe3 नहीं लिखा यहां पर, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, अब क्या बचा H2 है ना। अगले स्टेप में कर देते हैं 3Fe धन 4H2O, और ये हो गया Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो गया चौथा स्टेप। ठीक है, अब इसको चेक करो, कहीं पर कोई गलती है क्या? हाँ, Fe सब हो गया है ना। हमने 4 स्टेप में इस समीकरण को कंप्लीट कर लिया, मतलब संतुलित कर लिया। ठीक है, एक स्टेप और देखते हैं। मान लीजिए अगर समीकरण को पूर्णतः सही रूप में व्यक्त करना है तो इनकी स्टेट जो होती है यानी अवस्था, उसको भी व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए आयरन होता है, आयरन ठोस होता है, 3Fe था सॉलिड, सॉलिड मींस ठोस। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कोष्टक में, प्लस H2O कैसा होता है, द्रव होता है ना, तो इसको बोला जाता है 4H2O। मैंने बताया था जो पानी की अवस्था होती है उसको केमिस्ट्री में एक्वस बोलते हैं। AQ लिखेंगे आगे। Fe3O4 किस अवस्था में होगा, Fe3O4 ये होगा S यानी सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में, प्लस 4H2 ये किस अवस्था में होगा, जी गैसीय अवस्था में। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस है। तो ये बन गया 5वां समीकरण। इन 5 अवस्थाओं में हमने समीकरण को संतुलित किया है। और एक चीज और मैं ये आपको बता रहा हूं कि जिस ओर अभिक्रिया जा रही है ये तीर उस दिशा को व्यक्त करता है। इन 5 अवस्थाओं में समीकरण सबकी समझ में आ गया? जिसकी नहीं आया हो वो क्वेश्चन करिए जल्दी। क्या क्या हुआ? हाँ, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया डिब्बा क्योंकि यहाँ पर संतुलित हो चुका था समीकरण। ठीक है, जब संतुलित हो जाए समीकरण फिर डिब्बा नहीं लगाना है। संतुलन से जब तक हम उस पर क्रियाएं कर रहे हैं तब तक डिब्बा लगाना है। ठीक है, सबसे नीचे वाला तुम सुन नहीं रहे थे। एक क्यू का मतलब क्या है? क्लास में बैठने क्यों आते हो फिर? नहीं तो तुम उनके ठेकेदार हो, नहीं हो ना। तो जब मैं कोई सी चीज बता रहा हूं तो उसको सुनना चाहिए, और अगर गलती तुम्हारी है तो फिर फालतू सवाल नहीं करना चाहिए। बोला था या नहीं मैंने? अभी हाल बताया था, एस बताया था क्या होता है। एस क्या होता है बताओ? सॉलिड। तो फिर एक क्यू का पता क्यों नहीं है तुम्हें? मतलब तुम उस टाइम पे सुन नहीं रहे थे। अब क्या पूछना है इसमें बोलो? अब ए क्यू पूछना है, मुझे पता है ना, वही पूछना है इसलिए मैंने पूछा तुमसे। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मीन्स होता है पानी की अवस्था। एक्वा बोला जाता है पानी को। ठीक है, और कुछ नहीं पूछना ना।
तो फिर ध्यान दिया करो, पढ़ा रहा हूं जब। समीकरण सबकी समझ में आ गया? समीकरण को व्यक्त कैसे करना है सबकी समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं अब। रासायनिक समीकरण हमने खत्म कर दिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। इनमें पहली अभिक्रिया होगी, ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा अब किसी से भी, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होगी, दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, वियोजन। अब लिखते जाना, हाँ लिखो, वियोजन अभिक्रिया। आप सबने हिंदी पढ़ी हुई है, संयोजन का मीनिंग कौन बताएगा हिंदी में? जल्दी बताना, बताओ बताओ। संयोजन बोलो, नहीं पता? हाँ तो बोला करो ना कॉन्फिडेंस के साथ में। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और वियोजन का मतलब अलग होना। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब अलग होना। तो मान लीजिए कोई सी भी चीज अगर जुड़ रही है, जैसे आप गणित में पढ़ते होंगे, मैं लिखूं a प्लस b, क्या ये जुड़ रही है? जुड़ रही है। तो कभी भी हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो कोई तीसरी नई चीज बनती है या इन्हीं में से कोई सी एक चीज बन जाती है? हाँ, जब हम कोई सी भी चीजों को जोड़ेंगे तो नई ही बनेगी ना। तो a प्लस बी बराबर c मैंने लिख दिया। क्या ये संयोजन अभिक्रिया का समीकरण हुआ? हुआ ना। a और b जुड़े, मिलकर के उत्पाद बनाया c, ये हो गई संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आप सूत्र लिखिए। यहां पर उदाहरण ले लेते हैं। बड़े सरल से समीकरण हैं, उनको याद कर लीजिएगा। एक ही जगह मैं रख देता हूं 2H2 और B की जगह रख देता हूं O2। ये अभिक्रिया इस डायरेक्शन में होगी तो ये तीर का निशान इस ओर लगाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हाँ, तो H2O होता क्या है? बस मतलब इतनी क्यों बोले, सब बोलो ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? अरे मजा नहीं आया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? जल का सूत्र क्या है? ये अभी आया ना मजा। क्या ये समीकरण संतुलित है? अरे देखो ना, पहले बोर्ड की ओर देखो, है क्या? अच्छा, कितना आना चाहिए? हाइड्रोजन यहां पर मैं कितना लगा दूं कि हाइड्रोजन संतुलित हो जाएगा? बताइए जल्दी। 2 लगा दूं? 2H2O, ये बन गया अब, ठीक है। संतुलित समीकरण आपकी संयोजन अभिक्रिया ये हो गई। आप इसको ऐसे ही लिखिए, परिभाषा आपको खुद लिखनी होगी, ठीक है। क्या लिखोगे अभी बताता हूं। अभी सिर्फ आपको A और B आपने जोड़ा, उत्पाद बना C, A का मान क्या है? H2, B का मान क्या है? O2, और इन्होंने C बनाया उत्पाद H2O, ठीक है। परिभाषा बनाओ फटाफट। लिख लिया? ठीक है, परिभाषा बनाते हैं। हाँ बोलो, क्या
दिख नहीं रहा हो। अच्छा दिख नहीं रहा तो आप लोग उधर बैठ जाओ पीछे। That's all. ये क्या है? नहीं ये है क्या? किसी भी रासायनिक समीकरण में इस ओर क्या लिखते हैं, उस ओर क्या लिखते हैं? ये क्या है? बी क्या है? सी क्या है? ये तो पूछ रहा हूं। ए क्या है? बी क्या है? सी? बिल्कुल सही। अगर इस समीकरण को देखें, मान लीजिए इसको मैंने मान लिया समीकरण 1, इसके अकॉर्डिंग परिभाषा बनाइए तो क्या ऐसे बन जाएगी कि ए और बी तो दोनों अभिकारक हैं या अभिकर्मक हैं। बात वही है, जब दो या अधिक अभिकर्मक मिलकर के सी क्या है? एकल है, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में? तो बताओ फिर परिभाषा क्या हुई? सब बोलो एक साथ, बोलो बोलो। ए और बी क्या है? सब बोलो। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? सी क्या है? तो इसके अनुसार ए और बी मिल रहे हैं, दोनों अभिकारक हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के, ये दोनों मिल रहे हैं प्लस से, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, लिखो जल्दी। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊपर की आ गई समझ में सबकी? अगर मैं पूछूंगा कल बता लोगे? ये समीकरण जरूर याद रखना, ठीक है, इससे आपको पूरी अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। ज्यादातर हम उदाहरण ऐसे रखेंगे समीकरणों में जो कि एक दूसरी चीज से मेल खाते हो। ठीक है, चलो अब है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या है? अलग होना या टूटना। ठीक, तो संयोजन, मैं अगर सीधी कह दूं कि संयोजन का उल्टा वियोजन है, तो ये समीकरण ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, उदाहरण मैं लिख रहा हूं, अभी परिभाषा आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, परिभाषा बता लोगे? सूत्र तो ये है उल्टा उसका। ये मान लीजिए समीकरण हो गया दूसरा, ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। यहां पर कोई भी एक अभिकारक, हमेशा इतना याद रखना कि जो लेफ्ट साइड रहेगा वो अभिकारक रहेगा हमेशा। ठीक, यहां पर एक अभिकारक टूट करके दो या अधिक उत्पादों में बट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहां हम H2O का ही उदाहरण ले लेते हैं। H2O, ठीक है, ये रहेगा 2H2O। इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इसका विद्युत अपघटन, तो ये हाइड्रोजन धन ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। क्या ये वियोजन अभिक्रिया हो गई? हो गई। चलो तो फिर कोई भी मुझे हाथ उठा के परिभाषा बताइए वियोजन अभिक्रिया की। सामने लिखी है, कोई बात नहीं। हाँ रुको 1 मिनट, हाँ तुम बताओ पहले। जब एकल अभिकारक हाँ। करके दो उत्पाद में बढ़ जाता है, उसे वियोजन।
ठीक है, बैठो। दो या दो से अधिक, ठीक है, एक चीज और ऐड करना। हाँ ठीक है, बताओ। एक एकल अभिकारक अलग होकर के दो उत्पाद बनाते हैं, उसे दो या दो से अधिक, ठीक है, तुम भी वही मिस कर रही हो, बोलो। और कोई बता पाएगा? सरल है, कोई भी बताओ ना, डरते क्यों हो? इनसे नहीं डरना है। हाँ हाँ बताओ। एक एकल अभिक्रिया टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, बैठो। अभिकारक। हाँ बताओ ना, कोई जल्दी। हाँ हाँ बताओ। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पन्न करता है, उसे वियोजन। ठीक है, वियोजन ठीक कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ। मतलब आप लोग लिख सकते हो? चलो तो लिखो। जब कोई एकल अभिकारक, जब कोई एकल अभिकारक, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? निमंत्रण छपवाऊं, इनविटेशन भेजूं या खुद लेने आऊं? तो लिखो जल्दी। जब कोई एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उत्पाद बनाता है। हाँ, और इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर में लिखें तो परिभाषा पहले लिखनी है और समीकरण बाद में लिखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं और विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विस्थापन तीसरी है ये। तीसरी लिखी विस्थापन अभिक्रिया। एक मिनट रुको ना। इस समीकरण से कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? ठीक है। मान लीजिए मैं किसी का इस क्लास से एग्जाम्पल ले सकता हूं, किसी का भी ले लूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? मान लीजिए ये बी क्या है? आम है, आजकल सीजन चल रहा है आम का, ठीक है। ये है आम। ये आकाश के पिताजी लाए थे आम, कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तो वो आम ला करके पापा जी ने दे दिए सपना को, ठीक है। तो ये ए इंटू बी, ये आम किसके पास है? सपना के पास। किंतु ये जो सी है आकाश, वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा क्रियाशील है ना? तो उनने इसके लिए, आम के लिए सपना को पीट दिया और उनसे आम ले लिए। ये देखो आकाश है ना, ये आकाश के पास ये आम पहुंच गए और उन्होंने सपना को भगा दिया, वो रोती हुई पापा जी के पास पहुंच गए, ठीक है। मतलब इनकी जो ये जो यौगिक था, इसमें एक तत्व इसके साथ था, ये ज्यादा क्रियाशील है, इसने इससे अभिक्रिया कर ली और ये जो यौगिक के साथ में जो तत्व था
उसको रिप्लेस कर दिया इसने सी ने, इसको बोलेंगे विस्थापन। मतलब इसको हटा करके वो वहां पर बैठ गया। इतना आया समझ में? ठीक है, ये सब मैं हटा दूं, आम ये सब भूल जाओ। तो A इंटू बी एक यौगिक है, इसमें दो तत्व हैं, ठीक है। यौगिक क्या होता है? तत्वों का मिश्रण, जहां पर दो या दो से अधिक तत्व होते हैं किसी निश्चित अनुपात में। ये यौगिक है। इस यौगिक में ये जो तत्व है इसको तीसरे तत्व द्वारा रिप्लेस किया गया और एक नया यौगिक बनाया गया, और यहां से जो तत्व था वो अलग हो गया। हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया जिंक से करवाई जाती है। नहीं, एक मिनट, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं आपके, उसमें एक एक्सरसाइज है, उसमें Fe से ये जब अभिक्रिया हुई तो FeSO4 प्लस Cu बन गया, ये समीकरण। इसमें मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बता लोगे? ये क्या है इसमें, इस समीकरण में ये क्या है? हाँ, अभिकारक तो है, मतलब इसमें क्या है? इस समीकरण में किस संकेत द्वारा व्यक्त किया है मैंने ये को? बताओ आकाश। ए मीन्स आकाश, ये क्या है इसमें? हाँ, Cu है। ये क्या है? Cu को व्यक्त कर रहा है, और B किसको व्यक्त कर रहा है? SO4 को, ठीक है। तो ये जो कॉपर था ना, वो देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो इस कॉपर को Fe यानी कि C ने रिप्लेस कर दिया यहां से, और नया यौगिक बना FeSO4। ये रिप्लेस क्यों किया? मैंने आपको अभी कारण बताया था। कारण क्या बताया था? हाँ हाँ, ठीक। हाँ, ज्यादा दमदार है वो। दमदार मीन्स ऐसे नहीं समझो, दमदार का मतलब है कि अधिक क्रियाशील है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो सल्फर के साथ में जुड़ गया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? आ रही है ना आप लोगों की समझ में? हाँ, समझ में आनी चाहिए। जो भी ना आए तो आप ना पूछ सकते हो। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। एक और देखते हैं, चौथी अभिक्रिया क्या? अच्छा हाँ, परिभाषा। क्या किधर? नहीं, ए इंटू बी है, ए गुणा बी। चलो परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। सी क्या है? सी क्या है? ये वाला एक तत्व है, ठीक है। ये क्या है? एक यौगिक है ना। किंतु इसमें जो ए है वो भी तत्व है, बी है वो भी एक तत्व है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, हाँ नहीं, मैं अगर ऐसे बोल दूं कि एक तत्व को जब दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, इसने इसको उठा के फेंक दिया क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील था, ठीक है। जब एक तत्व को दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित या विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो अब लिखिए, परिभाषा लिखिए।
ये लिखा नहीं तुमने? पहले परिभाषा लिख लो, फिर लिख लेना किसी में से। किसी विलयन में से लिखो, किसी विलयन में से एक तत्व को दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, ये उतार लेना उसमें। ये वाला, ये तो अलग है, उसको ये हो गया ना पूरा, ठीक है। ये है चौथी अभिक्रिया, सुन लीजिए, ये है चौथी अभिक्रिया। हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें मैंने समीकरण लिखा है। क्या लिखा है? समीकरण क्या लिखा है? हाँ हाँ, C इंटू डी बराबर BC प्लस AD। इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया है ना? दोनों जगह, हाँ, उसने उसको, उसने इसको, ठीक है। मतलब एक की जगह उसने ली, दूसरे ने, और दूसरे की जगह पहले ने, ऐसे हुआ। दो अभिक्रियाएं और हैं, आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए इसका उदाहरण लिख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? Na2SO4, ये हो गया, ये B हो गया, ठीक है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और इससे बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। देखना ये बैलेंस है क्या? N है, ये M नहीं है, N है, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। ये लिख लीजिए उदाहरण। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये था, ये C था, इसकी जगह, A की जगह आ गया C, है ना, C आ गया ना A की जगह, ठीक है, आया ना। अब उल्टा लिख दो उसको या फिर सीधा लिख दो। इसको मैं BC लिख दूं या CB लिख दूं, बात तो वही है ना। और इसकी जगह आ गया A, ये आया ना A, सोडियम था ना ये, ठीक है, ये आ गया, लिख लिया। एक चीज और सुन लो, वो तो आपकी ही किताब में है, आप उसको देख लेना। यही उदाहरण है, सेम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वहां से लिख लेना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो, इसमें ध्यान से सुन लो। यहाँ पर Na जो है वो पॉजिटिव आयन होता है और SO4 निगेटिव आयन है। इसमें Ba पॉजिटिव आयन है और Cl निगेटिव आयन है। चारों आयन है, चारों हैं आयन। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, बाकी के फिर कल कर लेंगे, आज यही लास्ट रहने देते हैं।
लिखिए परिभाषा। किसी विलयन में आयनों के आदान प्रदान से किसी विलयन में आयनों के आदान प्रदान से उत्पादों का निर्माण होता है। किसी विलयन में आयनों के आदान प्रदान से किसका उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ देख लो, ये लास्ट है। ठीक है, सोडियम एक आयन है, हेलो एक्सक्यूज मी, सोडियम एक आयन है पॉजिटिव आयन, ये SO4 निगेटिव आयन है। यहां देखो ये था पॉजिटिव, इसको रिप्लेस कर दिया अगले पॉजिटिव ने, ये भी था पॉजिटिव आयन, इसकी जगह ले ली बेरियम ने। ठीक है, सोडियम की, यहां पर बेरियम की जगह ले ली सोडियम ने, आदान प्रदान हुआ, अभिक्रिया कौन सी हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं काल शब्द से आकर के परिभाषा पूछूं तो बता सकते हो, 4 ही अभिक्रियाएं हुई हैं। यहां से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। जो प्रश्न बनते हैं 2024 के बोर्ड परीक्षा के वार्षिक पेपर में आया था कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए या विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। यहां से आप अंतर तो कर सकते हो ना, अगर आपको परिभाषा पता है तो अंतर आप कल खुद करोगे और यही मैं करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा, थैंक यू।